And today's webinar is all about writing effective questions and some of the techniques about how to make a more एक अच्छा सवाल कैसे बनाया जाए और उसके जो छोटे छोटे जो बेसिक जो टिप्स हैं वो कौन से टिप्स हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन हम सवालात बनाते हुए एज अ टीचर हम लोग कौन से एरर्स करते हैं अपने क्लासरूम में, हम उनको अनपैक करेंगे। और आज के वेबिनार की जो ब्यूटी हम कहेंगे इसमें यह है कि ये जो एग्जाम्पल्स मैंने कोशिश की है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे जो इस फील्ड में डिफरेंट मैंने कॉन्टेक्स्ट से मैंने क्वेश्चन पेपर्स टीचर्स के मैंने कलेक्ट किए हुए थे, तो वो चीज रियल जो कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को हम लोग लेके चलेंगे। जो वेबिनार में जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन जो एरर्स होती हैं एक सवाल लिखने में टीचर को फेस करनी पड़ती है उनको हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और एक टेक्निक भी बाय द एंड ऑफ द टुडेज वेबिनार हम एक टेक्निक भी हम सीखेंगे कि जिससे एक जो क्वेश्चन है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। आपसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, देखें इसको रीड कीजिएगा और रीड करके बताएं कि किस तरह का आप आंसर एक्सपेक्ट करते हैं आप स्टूडेंट से। सवाल है राइट डाउन स्पेलिंग्स एप्पल टू जू। किस टाइप का आपको लगता है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज होंगी, जो जवाबात होंगी स्टूडेंट्स के, वो किस तरह के जवाबात एक्सपेक्ट करते हैं एज अ टीचर? मैम इस तरह से तो ये होगा कि बच्चे जो एप्पल टू जू आपने स्पेलिंग दी हुई है वो अपनी मर्जी से लिखेंगे सीक्वेंस में, उन्हें जो भी सिखाई गई है वो उस हिसाब से लिखेंगे। ओके। अगर वो फर्स्ट लाइन से भी शुरू करते हैं तो वो उस बच्चे की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि उसका कहाँ से दिल चाहता है वो कहाँ एप्पल लिखे और कहाँ पे जू पे जाके खत्म करे। तो ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट दे रही हैं, लेकिन फिर इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है इस क्वेश्चन के पीछे, इन प्रॉब्लम्स को आगे भी इस जैसे जो क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो ओके डिपेंड्स ऑन टीचर लेना, आप कह रही है कि डिपेंड्स ऑन टीचर, लेकिन ये है कि ये बहुत ही जैसे कहेंगे ना कि एप्पल टू जू बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। एप्पल टू जू से व्हाट डज एप्पल हियर एंड व्हाट डज जू मींस, तो उसमें अगर वो अल्फाबेट्स का पूछ रहे हैं या स्पेलिंग पूछ रहे हैं तो स्पेलिंग पूछने के लिए हमारे पास और भी दूसरे तरीके होते हैं सवाल पूछने के, तो उस तरह के हम इफेक्टिव सवालात कर सकते हैं स्पेलिंग्स को पूछने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि ये जो क्वेश्चन है ये एक वेग क्वेश्चन है, एक अनक्लियर क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह एक और कुछ ट्रू फॉल्स। हेलो, बिल्कुल इसी तरह ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं। देखिए इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस तरह के सवालात, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ या किस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, या कहेंगे कि कितना ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितने आपको लगता है कि या ये सही क्वेश्चंस हैं या गलत क्वेश्चंस हैं? स्टेटमेंट्स को रीड करें, आपको किस तरह की इसमें खराबी नजर आती है इस तरह के सवालात में, क्योंकि हम आगे जाके भी डिस्कशन। ये जो सवालात हैं जवाब भी इनमें अंदर मौजूद है मोस्टली ना जी। एक तो आपने कहा कि प्रोबेबली हायर लेवल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन ऐसी स्टेटमेंट हायर लेवल पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल लोअर क्लास है तो वहां पे हम बच्चों को ये चीजें पूछ सकते हैं या उनसे ये सवाल किए जा सकते हैं। हायर लेवल के असेसमेंट के लिए ये सवाल फिजिबल नहीं लगे। ओके, तो आप कहते हैं कि इसमें बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा ना कि इस सवाल के अंदर जवाब मौजूद है, तो अमूमन हम सवालात ऐसे करते हैं कि वो उसके अंदर जवाब बेसिकली मौजूद ना हो, बट जवाब बच्चा सोच के लिखे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें देखें ना कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए।
बेसिकली इस तरह के सवालात हैं, इस तरह के जुमलों से हम क्या करते हैं, बच्चे को हम पढ़ाने के दौरान भी, और असेसमेंट का एक जो पर्पस है कि जिसमें हम बच्चे को सिखाते भी हैं असेसमेंट के थ्रू, सवालात के थ्रू, पेपर्स के थ्रू। तो इसमें हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये एक XYZ टीचर ने दिया हुआ है, लेकिन अनकॉन्शियसली उसने एक ऐसा जुमला बनाया है जिसमें बच्चे को वो मिसगाइड कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमें हर वक्त बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए। हमारा बड़ा जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, जिसमें हरासमेंट के केसेस होती हैं, रेप केसेस होती हैं बहुत सारी, और जिसमें अगर हम बच्चे को हम पढ़ाएं और इसके थ्रू को ये समझाएं कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो हर वो बात मानने के लिए तैयार होगा जो उसका एक बड़ा उसे कहता है। तो इस तरह इसके जो सोशल इश्यूज हैं और उसके जो सोशल जो इम्पैक्ट्स हैं वो स्टूडेंट पे रहेंगे, बच्चे पे रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक और सवाल है, अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए? इस तरह के सवालात, जैसे इसमें आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें? अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए? जी, इसके देखिए सपोज करें 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 अलग जवाब भी दे सकते हैं ना, क्योंकि हम तो बिल्कुल डिफरेंट दुआएं मांग सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसमें देखें, हम अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए में अगर हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दे, जो अमूमन जिस लेवल का एक सवाल पूछा गया है वहाँ उनके टॉपिक में है, बुक में है, अल्लाह ताला से हमें कामयाबी की दुआ मांगनी चाहिए। तो ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं है कि कामयाबी की तरफ, वो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की प्रेफरेंसेस हर की एक ही अलग अलग है। तो इस तरह के जो सवालात हैं इसमें भी हम अवॉइड करते हैं कि इस तरह के हम लोग सवालात नहीं पूछें। एग्जैक्टली अब देखिए इसमें पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान, प्लीज ये माइक प्लीज आप ये मुकेश, हाँ थैंक यू। पाकिस्तान इज अ ब्यूटी, समबडीज माइक इज ओपन। प्लीज मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि आप अपना माइक ऑफ करें। ओके, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। देखिए हमने इसमें एक ट्रू फॉल्स का सवाल बच्चों को हम देते हैं, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। बाय द वे यहाँ पे इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम अब बच्चा, अब उसने चूंकि वो पाकिस्तान में रह रहा है तो उसने लिखना है पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री, ट्रू करना है। बट हो सकता है कि फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वोंट बी पॉसिबल। The next is ओके, सो ये एक बेसिकली मुकेश, अगर आपका आपका अगर क्वेश्चन है तो प्लीज जस्ट ड्रॉप इट इन चैट। मैं मीन इस प्रेजेंटेशन के बीच में जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना हो, मैं वहाँ पे मैं आपको फॉर श्योर रिस्पॉन्ड करूंगी। अब ये एक जनरल मैंने आपको एक आइस ब्रेकिंग दी कि किस टाइप के क्वेश्चंस के किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं और उसमें एरर्स क्या होते हैं। और दूसरा ये है कि अब एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें दो तरह से लिखे गए हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे देखें कि नेम एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज अ सीवियर हंगर प्रॉब्लम एंड लिस्ट इट्स कॉजेस। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हंगर इन अ डेवलपिंग कंट्री, choose one of these factors and discuss a long term solution for it. The discussion should include both an advantage and disadvantage of this solution. So what difference do you find in both questions? You can just write in the chat, वो ज्यादा convenient रहेगा। ओके मुकेश, लेट मी रिस्पॉन्ड यू। आप चाहते हैं कि बच्चों को इस चीज का अंदाजा हो कि वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसकी वजह है यहाँ पे मैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में जो जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आइटम्स हैं, नॉर्मली हम लोग आइटम वर्ड भी यूज करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ला रही हूँ कि ताकि ये क्योंकि एक हमारी कोशिश होती है कि हम उन जॉर्गन्स को यूज करते हुए या बच्चों की तरफ ना जाएं, जो चीज समझनी है उन टारगेट ऑडियंस तक हम वो लेके जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे ये टर्म्स भी मैं यूज नहीं कर रही हूँ। एंड अगर इससे कहें कि यहाँ से
इन दोनों सवालात में अगर आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आप कह रही है कि एक क्लोज एंडेड है, एक ओपन एंडेड है। डिस्पाइट दिस क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, व्हाट अदर थिंग्स यू कैन इसमें अगर आप एक बच्चे को सवाल देंगे तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा उससे? अबशा कह रही जी, लेला कह रही है कि एक क्वेश्चन में स्टूडेंट को एरिया चूज करना होगा, सेकंड में उनके पास वो है, उनको आपने दिया हुआ है, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, फर्स्ट इज अ बिट जनरल, जिया कह रहे हैं कि जो सेकंड है वो ज्यादा स्पेसिफिक है एंड डायरेक्शंस भी इसमें है। बिल्कुल। अच्छा, इस दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला है दिस इज वेरी ओपन, जैसे आपने कहा मुकेश ने, और इसमें अगर इसको दूसरा जो टाइप हमने लिखा हुआ क्वेश्चन को, दैट इज मोर स्पेसिफिक, और इसमें हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि कितने, अब देखिए ना इसमें जो आपके पास नंबर होते हैं उनको मार्क करने के, उस पर भी डिपेंड करता है कि अब आपके पास 5 नंबर का आपने सवाल दिया है और बच्चे को हम ये कहते हैं कि एक एरिया बता दें, है ना, और जिसमें सिवियर हंगर है कंट्री में और उसके लिस्ट कॉजेस लिस्ट करें, जबकि दूसरे उसमें कहते हैं कि उन फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करें जो किसी डेवलपिंग कंट्री में हंगर को कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्लियर कट हमने बताया है कि उनमें से कोई एक फैक्टर चूज करना है और उसके लिए एक सोल्यूशन देना है। अब उस सोल्यूशन को डिस्कस करना, डिस्कस इज अगेन वेग टर्म, तो डिस्कस से क्या करना है, उन्होंने डिस्कशन में इंक्लूड किया हो कि उसके पॉजिटिव, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसमें प्रोवाइड किए गए हों। सो द सेकंड क्वेश्चन इज मोर एलॉबरेटेड, मोर क्लियर, एंड एज ए टीचर, एज अ मार्कर हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट सेकंड क्वेश्चन के साथ होता है, जिसमें हम बच्चे को जो 5 नंबर या 10 नंबर का सवाल है वो हम दे देते हैं। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन के जो टाइप है ये अमूमन जैसे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग दे देते हैं, CSS का एग्जामिनेशन होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कहें या जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडल्ट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको ये दिए जाते हैं और उनको दिया जाता है कि ओपन एंडेड रखा जाता है कि लिखें लिखें लिखें। तो इसलिए स्कूल लेवल पे हम लोग ये प्रेफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम लोग ज्यादा स्पेसिफिक हम उनको क्वेश्चंस हम दे दें। अब कुछ और क्वेश्चंस जैसे है कि हाउ टू नाउ इम्प्रूव क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को इम्प्रूव कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल देते हैं हम लोग कि एक ऐसे लिखें अलामा इकबाल पे, माई बेस्ट टीचर पे, माई स्कूल पे, या फिर उर्दू में देते हैं कि किसी एक पर छोटा सा नोट लिखें, क्लोरोफिल, मुरक्कब, हवा। अब इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा वेग है, वेग इसलिए और कन्फाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है। अब बच्चे ने छोटा नोट लिखना है, कोई कितना छोटा लिखना है, 1 पैराग्राफ लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है। अब उसने अलामा इकबाल पे नोट लिखना है तो अलामा इकबाल पे क्या लिखें, बिकॉज अलामा इकबाल पे नोट लिखने बैठ जाए तो वो तो इट्स एक बहुत लंबी दास्तान होगी। अगर उनके जो जिस तरह की उनकी सर्विसेज हैं उनके पाकिस्तान में और उनके बनने में, या उनकी जो पोइट्री के हवाले से अगर बैठने, या माई बेस्ट टीचर या माई स्कूल। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें स्पेसिफिक होना होगा और हमें बताना होगा कि जैसे अब इसी की मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट कायदे आजम। अब इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं कि identify 3 major areas that Quaid-e-Azam contributed in establishment of Pakistan. Explain 2 challenges that Quaid-e-Azam faced during struggle for Pakistan. So this is much more better elaborated form, much clear then write a short note on Quaid-e-Azam. अब इसी तरह का है कि हम अक्सर जो बच्चों को अभी जैसे ये कोविड-19 का चल रहा है तो करंट हम उनको अपडेट रखने के लिए हम उनसे पूछते हैं, इस तरह करंट उसके क्वेश्चंस पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो कोविड-19 पे नोट लिखें, तो कोविड-19 पे नोट क्या लिखें वो, तो उनके लिए स्पेसिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम बच्चों की एक तो राइटिंग स्किल चेक करें, या पर्पस ये है कि कोविड-19 या पेंडेमिक क्या होता है, कोविड-19 पेंडेमिक क्या है ना, तो उसका अगर हम कहें कि हाउ हैज कोविड-19 पेंडेमिक अफेक्टेड योर ओन लाइफ,
सो डिस्क्राइब इन 3 पैराग्राफ्स, या अगर हम कहें कि 500 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, डिपेंड करता है कि किस लेवल पे या किस क्लास के बच्चों पे ये सवाल हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह राइट अ शॉर्ट नोट और फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली हम लोग साइंस के क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट पे हम नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें हम सवालात ऐसे करें जिसमें बच्चा रिफ्लेक्ट करे, उसमें जिसमें बच्चा कुछ क्रिएट करे, जिसमें बच्चा कुछ बना ले, कुछ एनालाइज करे। अब इसी तरह इसका जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जो अमूमन 5वीं क्लास में और 6ठी क्लास में सवालात पूछे जाते हैं जो नॉलेज लेवल के, कि राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, इसकी जगह बताएं कि वो बेसिक 3 स्टेप्स क्या हैं जो फोटोसिंथेसिस बनने के प्रोसेस के दौरान अमल में आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप्स क्या हैं। तो इसमें फायदा अच्छा ये है कि इसमें अगर बच्चा लिखता है कि वो 3 स्टेप्स कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के, तो टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे को वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो समझ में आया है। ओके, सो अब ये जो एक लिया है, देखिए, यूज एप्रोप्रिएट लेवल फॉर द टारगेट ऑडियंस। अब ये जो एग्जांपल ली है, राइट डाउन एसे ऑन माय पैरट, ग्रेड 1 का क्वेश्चन है, और हम बच्चे ग्रेड 1 से कहते हैं कि एक ऐसे लिखें, जबकि ऐसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है ग्रेड 1 2 में। उनसे हम छोटे छोटे जुमले 1 में छोटे छोटे जुमले हम उनसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। जी, ये सारे स्लाइड्स आपको सेशन के एंड पे जरूर शेयर किए जाएंगे, और जैसे हम रूटीन में कर लेते हैं। अब इसी उसमें देखें, राइट डाउन एसे ऑन माय पैरट की जगह आप बच्चे से कहेंगे, ग्रेड लेवल के 1 के बच्चे से हम कहेंगे राइट 2 और 3 सेंटेंसेस ऑन माय पैरट और ऑन अ पैरट। तो ये ज्यादा उनके लेवल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू आस्किंग देम टू राइट एन एसे। हम स्टे न्यूट्रल में देखें ना कि अक्सर क्या होता है कि जैसे बॉसेस होते हैं ना, कि उनके 2 एम्प्लॉइज के बीच कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई झगड़ा होता है, तो बॉसेस अक्सर क्या करते हैं कि वही न्यूट्रल लेते हैं कि भाई नहीं आप ठीक है, नहीं आप ठीक है, एक बीच का वो मिडिल वे फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो किसी एक को फेवर नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके ग्रुप में या किसी सर्कल में वो जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो जो सालिसी जो कमेटी होती है बीच की, जो दोनों के दरमियान क्या कहेंगे उसको, डिसएग्रीमेंट्स जो हुई हैं उनको खत्म करने के लिए, रिलेशन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो एक मिडिल वे की तरफ जाते हैं, नहीं उनके एक साइड, एक ही इधर साइड पे वो नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे कि हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक हम बच्चे को स्टेटमेंट देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कितना स्ट्रांगली एग्री करते हैं। अब देखें, हम बच्चे से कह रहे हैं कि वो एग्री ही करे, है ना। बिल्कुल इसी तरह हम इसका, अगर हम इसको इम्प्रूव करें क्वेश्चन को कि हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अदरवाइज ये एक से एक होगा कि हम सिर्फ बच्चे को एक ही वे में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि लीड कर रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दूंगी कि न्यूट्रल रहे, उनको लीडिंग न बनाए, किसी एक सिम्प में हम बच्चे को न ले जाएं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पता बच्चा उस स्टेटमेंट जो आपने दिया है उससे वो एग्री करता ही नहीं हो, उससे डिसएग्री करता हो, तो अब वो बच्चा जवाब क्या दे दे इसका। आप न्यूट्रल रहना है और लीडिंग क्वेश्चंस को नहीं करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस में कि अक्सर ये होता है ना कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, अमूमन ये इंश्योरेंस में होता है ज्यादातर, कि आप कहते हैं कि आप हमारा प्लान कब ले रही हैं, आप हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम कब जमा करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम, या फिर वो कहते हैं कि इंश्योरेंस प्लान पे आपका साइन कब करेंगी, कब ले रहे हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे वो हमें हम मतलब 100% वो हमसे ले रहे हैं, हमें एक उसकी तरफ की हम वो प्लान ले लें ही लें इंश्योरेंस का, और ना ले लें, मतलब उस पे हर हाल में ले लें। या फिर हम कहते हैं कि बच्चों से आपने कोई ग्रुप वर्क कराया है और आप उनसे सवाल पूछते हैं कि हाउ अमेजिंग वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ टीम। सो इसका मतलब आप बच्चे से कह रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस अमेजिंग ही हुआ है, हमने एक किया और बच्चे ने उसी बारे में लिखना है, और बच्चा उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उस पे वो सोचेगा भी नहीं।
जैसे अगर हम अमेजिंग अगर हम कहें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन वर्किंग एट टीम, और सेकेंडली एक और अगर एग्जांपल देते कि डू यू थिंक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर इस सवाल को देखें तो हम इम्प्रूवमेंट जो वर्ड है ना, नीड्स इम्प्रूवमेंट, इसकी तरफ जाता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ही है। तो इसीलिए फिर हम वो बच्चा जो है ना, उसकी जो डायरेक्शन जाती है ना, उसकी जो लीड करता है वो टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट जाता है। अगर इसकी जगह हम ये लिखें कि व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। The next is avoid vague questions. वे क्वेश्चन जो अमूमन होती है ना, कि फॉर एग्जांपल अमूमन जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि भाई आपके हाथ में बैग भी है और वो कहते हैं कि ओ सो यू आर शॉपिंग, कम ऑन, कॉमन सेंस। इसमें जो बैग है दिस इज कंप्लीटली बिकॉज वो सेंटेंस जो है, वो जो सवाल है वो सेंस ही नहीं दे रहा है कि ऑफ कोर्स शॉपिंग मॉल में है या ग्रोसरी ले रहे हैं और हाथ में बैग है, तो दैट मेक्स श्योर कि हम शॉपिंग करें वहां पे। तो इसी तरह के सिमिलर जो क्वेश्चंस है, वे क्वेश्चंस की हम लोग जैसे कहते हैं कि व्हाट इज अ मोस्ट टॉक्सिक थिंग अ पेरेंट कैन से टू देयर चाइल्ड। तो मोस्ट टॉक्सिक थिंग हर फैमिली टू फैमिली वो वेरी करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं जिसके अगर हम कहें कि अनक्लियर होते हैं, सेंस नहीं देता है, वो कॉमन सेंस की चीजें नहीं होती हैं उसमें, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अब उसको, क्योंकि ये टू ब्रॉड होती है, तो वो बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कि उसने रिस्पॉन्ड क्या करना है, जवाब क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें व्हाई आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हार्मफुल। जैसे देखें व्हाई आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हार्मफुल। इसमें हम बच्चे से पूछते हैं कि आपने उनकी ना जो ऑल्दो दिस इज व्हाई का क्वेश्चन है, तो लॉजिकल या नो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब जिस तरह मुकेश आपने कहा ना कि हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें ये वेग है। वेग इसलिए है कि एक तो harmful be it exactly varies from context to context. The second thing is social networking. This is not specific, there is no specific social networking की बात हो रही है। जैसे अगर इसको हम इस तरह के सवाल को improve करें तो how do privacy policies affect users of Twitter and Facebook? अमूमन ये होता है ना कि एग्जैक्टली नॉट ऑल द साइट्स आर हार्मफुल। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहें कि उनसे पूछें कि सोशल नेटवर्किंग हार्मफुल क्यों है, तो हम उनको कर रहे हैं ना, एक तो हम उनको लीड भी कर रहे हैं क्योंकि इन सवालात में मुख्तलिफ तरह के इश्यूज हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने पॉइंट दिया है उसी इशू को मैं रिफ्लेक्ट करते हुए इन एग्जांपल्स में डिस्कस करूं, ताकि वो चीजें जम्बल्ड अप ना हो, वो हम भी इस प्रेजेंटेशन में ज्यादा फोकस्ड रहें। तो कि जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, जैसे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, कभी फेसबुक के साथ कनेक्ट किया, कभी ये, तो वो जो यूजर्स हैं वो फिर एनालाइज करके बताते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कितना मतलब यूजर को, फेसबुक के या ट्विटर के यूजर्स को अफेक्ट कर रही है। एब्सोल्यूट क्वेश्चंस जिसमें कहते हैं ना कि हमेशा 100% श्योरिटी का हम पूछते हैं कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं ना कि हर कोई अमीर बनना चाहता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स जिसमें जरूरी नहीं है कि हर कोई अमीर बनना चाहे। या अगर हम कहें कि एवरी वुमन वांट्स टू लूज हर वेट, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई करना चाहे, अपना वेट रिड्यूस करना चाहे। जहाँ पे ऑलवेज, नेवर, ऑल, एवरीवन, बेस्ट, वर्स्ट, यहाँ ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, यूज ऑफ दीज टर्म्स, ये 100% श्योरिटी की तरफ जाती हैं और 100% सर्टेनिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस ऑलवेज falls on Sunday because it's a day of worship. Not necessary, because Sunday is a day of worship doesn't mean that the Christmas will always fall on that day, because Christmas falls on different days. Of course, it falls on 25th of December, but it falls on the days changes.
सो ऑलवेज जो वर्ड होगा ये यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट करेगा और 100% श्योरिटी मांगेगा. Everyone should exercise daily. Not necessary everyone should exercise daily, because people are with medical conditions, they don't go for exercise. Nobody sleeps all day. There are people who sleeps in day, and there are people जो बिल्कुल नहीं सोते हैं, उनके अपने different timings हैं. Misleading questions. जैसे मैंने अमूमन ये होता है ना मिसलीडिंग क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल ये है कि फेसबुक और ये व्हाट्सएप के जो आजकल जो न्यूज़ चल रहे हैं कि डिफरेंट उसमें पोस्ट आते हैं कि वो बहुत सारे मिसलीडिंग होते हैं. मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट होते हैं वो इसलिए कि वो कोई ऑथेंटिसिटी वहाँ पे नहीं होती, वो कोई रियल न्यूज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल इसमें ये कह रहे हैं ना कि डिड यू हियर द वर्ल्ड इज एंडिंग एट 3 PM. तो रिस्पॉन्स क्या होता है ना कि भाई ये तो 3:04 हो गए हैं, आप इस तरह के फेक न्यूज़ पे रिलाई ना करें. इसी तरह हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली बच्चों को हम मिसलीड कर रहे होते हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं. जैसे द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज मिस गुलनारा. The problem with this question is, can somebody tell me what is the problem with this question? Can somebody tell me what is the problem with this question? The principal of our school is Miss Gulnara. Anybody can write in chat. Okay, the problem with this, because principals are changing statements. Okay, the problem with the principal of our school is question mark is missing. But besides all these issues, the problem with this statement, true false statement, is the spelling of the word principal. प्रिंसिपल इस वर्ड की स्पेलिंग की वजह से सारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसकी मीनिंग ही चेंज हो रही है. बिकॉज मिस गुलनारा तो हो सकता है उस वक्त की प्रिंसिपल तो हो, मे बी द राइट, बट द प्रॉब्लम विद द वर्ड प्रिंसिपल हियर जो उन्होंने यूज किया है, प्रिंसिपल इज उसूल एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज प्रिंसिपल. यहाँ इस तरह क्या करते हैं, बच्चे को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, मिसलीड कर रहे होते हैं. अब बच्चे के जहन में ये आइडिया बैठ चुका है कि मिस गुलनारा हमारे प्रिंसिपल है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली वो टिक मार्क करेगा. जब टिक मार्क करेगा तो उसके जहन में प्रिंसिपल के जो स्पेलिंग हमने अनकॉन्शियसली कौन सी डाल दी, LE वाली डाल दी, गलत स्पेलिंग डाल दी. बिल्कुल इसी तरह जो शुरू में हमने क्वेश्चंस जो हमने मैंने शेयर किया था कि जिसमें हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बच्चे को हम मिसलीड कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली इस तरह के स्टेटमेंट्स देके. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम टेक्स्ट बुक से बाज़ों का टीचर क्या करते हैं कि वर्बेटम उठाते हैं कि एक कोट उठा लिया और उससे सवाल बना लिया. इसका ये होता है कि बच्चे को लगता है कि भाई टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट है वो भी कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है और उसको उन्होंने हिफ्ज करना है. मसलन देखें, बताएं कैसे. अब ये जो लिया है कौमी जबान और इलाकाई जबानें एक दूसरे के पहलू ब पहलू कर तरक्की करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, के फायदे में दूसरे का फायदा है. ये सारा कोटेड है, वहां से डायरेक्ट वर्बेटम उठाया है टेक्स्ट बुक से. अब ये बच्चे जब आप एक बार उसकी नजर से जाएगा आपके क्लासरूम टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, तो बच्चा क्या करेगा, उसके बाद वो जो टेक्स्ट है उसको भी रट मारने लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल टीचर पूछ सकते हैं टेस्ट में. सोशल डिजायरेबिलिटी बायस. सोशल डिजायरेबिलिटी हमारे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, डेली कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि लोग क्या कहेंगे. इन लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हमने क्या करना है, बहुत सारे हमने मेहमानों को बुलाना है. लोग क्या कहेंगे, जहेज ज्यादा देना है. लोग क्या कहेंगे, शादी पे दावतें ज्यादा देनी है. लोग क्या कहेंगे, हमारे घर पे. लोग क्या कहेंगे, बच्चे को ये चीजें दिलानी है. सो लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल सोशल डिजायरेबिलिटी. बिकॉज एक चीज लोगों ने अपने जहन में रखी होती है कि भाई लोग हमारे बारे में बात करेंगे, सो हम लोग जहेज हमें ज्यादा देना चाहेंगे. इनको लोगों को कहेगा, लोगों को लगेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है. बिल्कुल इसी तरह की सोशल डिजायरेबिलिटी इज एग्जैक्टली सेम. जब हम क्लासरूम में सवालात जब हम लिखते हैं कि सोशल डिजायरेबिलिटी में
कि राइट अ नोट ऑन माय बेस्ट टीचर। मैथ्स के टीचर जो है ना, सॉरी इंग्लिश के टीचर ने माय बेस्ट टीचर पे सवाल दे दिया। अब पता है बच्चा क्या करेगा इसमें, क्योंकि एक सोशल डिजायरेबिलिटी है, अब उसने माय बेस्ट टीचर को जो है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे माय बेस्ट टीचर जो है तो इसमें क्या करेगा, उसी बेस्ट टीचर के बारे में लिखेगा, उसकी सारी तारीफें लिखेगा। क्यों पता है, क्योंकि उसने, टीचर ने सवाल पूछना है, मार्क्स अच्छे देने उसने, तो ये इसलिए वो क्या करेंगे, उसी के फेवर में, टीचर के फेवर में बात करेंगे। अब इसके जो बेहतर जो सवाल होगा, इसका बेहतर सवाल होगा कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बेस्ट टीचर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बेस्ट टीचर, किसी का नाम पर्टिकुलरली मेंशन किए बगैर, कि गिव रीजंस यू कंसीडर योर टीचर इज द बेस्ट। सो इसका बेटर जो बेटर वर्जन है इसका अवॉइड सोशल बायसनेस का, एक्सक्यूज मी, वो ये है। अब ये सेंटेंस एक रिपीट हो गया यहाँ पे, ये भी एक सोशल डिजायरेबिलिटी में आता है कि ब्यूटीफुल कंट्री, अब चूंकि है हमारा मुल्क है तो इसीलिए हमने कहना है कि टिक मार लगाना है, ब्यूटीफुल कंट्री है। डू यू रीड न्यूज़पेपर्स, कोई पूछता है आपसे कि डू यू रीड न्यूज़पेपर, भाई आपने कहना तो है ना हमने कि भाई हाँ, अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हूँ, तो वो सामने वाला मेरा वो क्या कहेगा कि देखो ये तो खबरें ही नहीं पढ़ती है ना। सो या फिर यहाँ पे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर का लगा दें एक एग्जांपल, तो वो तो कहेंगे यस आई डू रीड माय रीड न्यूज़पेपर्स। Mukesh, the question you have asked, key qualities, this is not basically related to today's webinar, so I'm not going to respond it, and maybe some other time. हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये 2 मिनट बाद वेबिनार का ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप हमें रीज्वाइन कीजिएगा यूजिंग द सेम लिंक। कोशिश करें कि सवालात को छोटे हम रखें और कंसाइज करें ताकि हम बच्चों को कंफ्यूज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन हेल्थ टू अवॉइड डिवास्टेटिंग हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ प्रोट्रैक्टेड इमरजेंसीज, asking such questions, making students confused, too lengthy questions, using jargons, instead of doing this, we can simply ask a very simple is, do you think the government should spend more on the health? और हम आप इसमें ये और कह सकते हैं कि considering analyzing the current pandemic situation, should the government do you think the government should spend more on health or give priority to health? इस तरह के हम सवालात पूछ सकते हैं। जिस तरह कोशिश करें कि जिस तरह के हम लोग इमेजेस वगैरह हम सवालात में देते हैं तो वो क्लियर हो, एक अंडरस्टैंडिंग देती हो। अब यहाँ पे एक बच्चे से हमने फिल इन द ब्लैंक पूछा है 0 1 2 1 2 3 ऐसे। अब ये जो साइड के जो बलून्स हैं ये सेंस नहीं दे रही हैं, इसमें हमने बच्चे को कंफ्यूज किया। जैसे 7 8 9 के बाद हो सकता है द चाइल्ड विल राइट 10 हियर, एंड यहाँ पे शुरू जो है इस खाली बैलून से करे। तो इस तरह की जो इमेजेस होती हैं इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ कंफ्यूजन होती हैं, स्टूडेंट्स को सिर्फ कंफ्यूज कर लेती हैं। हम असेसमेंट में उनको इस तरह के सवालात देते हैं पेपर में कि उनको एक आइडिया हो जाता है कि भाई देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स। और सेकेंडली ये है कि इसका आंसर ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि स्टूडेंट कैन राइट 0, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड ये कर सकता है कि भाई there are, since there is no concept of ghost, so the answer could be 0. Okay, ये जो क्वेश्चन है अक्सर हमारे टीचर्स, इनफैक्ट मैं खुद जब टीचर थी तब भी ये एरर्स हम लोग करते थे कि पेपर में मंथली टेस्ट में या ईयरली एग्जामिनेशन में हम बच्चे को इस तरह के सवालात देते थे कि जो डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक के मश्क़ी जो सवालात हैं वो उठा के हम लोग उनको जो पेपर का हिस्सा बनाते थे। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 6 महीने पहले उन्होंने कोई एक सबक पढ़ी हुई है और 6 महीने बाद हम उनसे टेस्ट ले रहे हैं, या 7 8 महीने या महीना पहले पढ़ी है और हम उनके वो सवालात पूछ रहे हैं उस टाइम से, वो सवालात उस टेक्स्ट से रिलेटेड। तो ये सिर्फ जो होगा ये सिर्फ बच्चे की जो रटिफिकेशन है
वो उस चीज को इनहेंस करेगा, इसका उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसकी जो फ्यूचर पे कोई असर नहीं करेगा, इसका कोई उसको पर्पसफुल ये सवालात नहीं बनेंगे। अगर हमने इस तरह के सवालात देने हैं तो हम उनको इस तरह के दे दें कि रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन के हम क्वेश्चंस बना दें, उनको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दें, स्टोरी दे दें या कोई भी सभी कंटेंट दे दें, और उससे रिलेटेड सवालात इस तरह के मिक्स्ड बनाए कि वो एक तो सवाल पढ़ के रीड करके उसमें से जवाब लिखें कि जैसे हु इन्वेंटेड एयरप्लेन्स, है ना। अब इसी तरह फिर दूसरा हम उस तरह के क्वेश्चन साथ में दे दें कि जिनमें जो कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस वो आंसर्स को वहां से निकाल सके, आइडेंटिफाई कर सके और उनको वो जवाबात दे सके। अब इसी तरह की जैसे इसी तरह के सवालात दे दें। और अगर हम कहें कि हमारा एक ये है कि जूनियर जो क्लासेस हैं उसमें अमूमन हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नहीं पूछते हैं, लेकिन उनको इसी ट्रैक पे लाने के लिए, इसके एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हम जूनियर सेक्शंस में भी ग्रेड 1 2 में भी हम इस तरह के कंटेंट दे सकते हैं कि एक पिक्चर दे दिया कि और एक दे दिया कि देयर इज अ ब्लैक कैट, शी लिव्स इन अ हाउस, और उसके रिस्पॉन्सेज दे दें कि राइट द टू थिंग्स दैट कैट डज, शी डैश जी डैश, बस इतना ही काफी है। सो ताकि उनके जो लेवल से रिलेटेड है, लेवल अप्रोप्रिएटेड है, उनसे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल पूछें। यहाँ पे एक जैसे इसमें है कि डिफरेंट टाइप्स के, चूंकि हम लोग जब वो रजिस्ट्रेशंस लेते हैं तो वहाँ पे आपके रिस्पॉन्सेज उनकी जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं उसके बेसिस पे फिर हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ने कहा था कि ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ये जो मश्की सवाल देते हैं, तो इसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्रेसिव जो पहले नॉलेज के, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के और एप्लीकेशन के, इस तरह के सवालात हम उनसे लिखवाएं। समटाइम्स समटाइम्स ये होता है कि हम बच्चे से डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करें, तो इस तरह के सवालात पूछने से बेहतर है कि हम उनसे जैसे इस तरह के पूछें कि वो पंक्चुएशंस एरर्स दे दें हम उनमें, उनसे जैसे उनके डिफरेंट रीडिंग उनको हम प्रोवाइड करें, कंटेंट प्रोवाइड करें और उनसे कहें कि इनमें से नाउन्स को आइडेंटिफाई करें, या यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि पंक्चुएट करें और उसके स्टेटमेंट को, सेंटेंस को रीराइट करें। तो यहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग का, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा, ना कि जो बचपन से हमने याद किया होता है ना कि नाउन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड इस तरह, तो ये चीज अवॉइड हो सके। और मैथमेटिक्स में हम इस तरह के सवालात दे देते हैं अक्सर कि नंबर्स हम देते हैं 2-3 डिजिट लेवल के हिसाब से, और उनसे कहते हैं कि वो उसको जमा माइनस तफरीक करें, जबकि उसको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको डेली लाइफ से रिलेटेड हम उनसे सवालात पूछें कि जैसे अगर हम उनसे पूछते हैं ना कि 20 जमा 10 कितना होता है, 20 जमा 10 कितना होता है, 30 होता है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, उतना उस बच्चे को फायदा नहीं है जितना अगर वो आपके क्लासरूम में पढ़ाने के बाद, उसमें जमा तफरीक पढ़ाने के बाद अगर वो दुकान पे जाता है, किसी शॉप पे जाता है और कोई चीज खरीदता है और वहां पे उसको जमा तफरीक को पैसों में कर सकता है, तो इसका मतलब है कि जो आउटकम है जो मैथमेटिक्स टीचर का, वो एक्चुअली अचीव हो गया वहां पे, ताकि जो कंटेंट है उसको वो डेली लाइफ में वो अप्लाई कर पाया स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे किस तरह के हम लोग कितने टॉपिक से कितने सवाल पूछे हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको रिस्पॉन्स दे दूं कि एक टॉपिक से ये वेरी करता है कि आपने उस टॉपिक को कितना वेटेज दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है आपने, क्योंकि हर टॉपिक को हम उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिफरेंट टाइम देते हैं, कितने लर्निंग आउटकम्स क्लियर करवाए हैं ओवर द टाइम, उस या एक हफ्ते में आपने वो कवर कराया, तो जितना कितना लंबा वो कंटेंट है
उस हिसाब से हम सवालात का ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जब आपने सवाल उठा ही लिया है तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट ब्लूप्रिंट का, जिसे हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो आगे नेक्स्ट 1-2 वेबिनार्स के बाद फिर मेरा है कि टॉपिक होगा जिसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना होगा। तब आप अप्रिशिएट आप ज्वाइन भी करें तो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी कि उसमें कितने क्वेश्चंस कहाँ से लिए जाएं। अब इसी तरह हम बच्चे से कहते हैं कि 9 का टेबल लिखें, तो 9 का टेबल लिखने से बच्चा वो होता है 9 1 से 9 एंड देन फिर 9 को ऐड करता जाएगा तो उसको 9 10 तक सारा आज लिखेगा वो इजिली। अब उसकी बजाय उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें कि हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन 81 एंड हाउ मेनी नाइन्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 72। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेहतर क्वेश्चंस होते हैं। do not use unfamiliar content। कभी कभी ये होता है ना, डॉक्टर्स के पास आप कॉल करते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई बताते हैं। तो अगर वो डॉक्टर, बाज औक़ात इस तरह होता है कि कुछ डॉक्टर्स पर्टिकुलरली जो फार्मेसी के स्पेशलाइज्ड होते हैं वो इतने लंबे चौड़े दवाइयों के नाम बताते हैं कि भाई लॉस्ट होता है, वो अनफेमिलियर होते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह की अगर जैसे एस्पिरिन है, अगर इस एस्पिरिन जो कॉमन वर्ड है जो आम शख्स को पता है, उसकी जगह उसको जो केमिकल उसका नाम है, जो फार्मास्यूटिकल नाम है, जो एसिटिल सैलिसाइक्लिक, समटाइम्स यू कांट इवन रीड दीज टर्म्स। सो इसमें फिर क्या होता है कि बच्चा उसको फेमिलियर वर्ड नहीं है तो वो लॉस्ट होता है। एग्जैक्टली आज के वेबिनार में और हमारे दूसरे वेबिनार्स में हमारी कोशिश होती है कि जो जॉर्गन्स हमने पढ़े हैं, जो जॉर्गन्स हमने समझे हैं, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर एंड ये जिस तरह आप जो मेंशन कर रहे हैं इधर ओपन एंडेड, लोअर एंडेड या फिर इस तरह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है, इस तरह के हम जॉर्गन्स को, हमारी कोशिश होती है कि वो हम कम करें जॉर्गन्स को और उसमें से जो एक्चुअल हमारे जो ऑडियंस को चाहिए जो क्लासरूम में अप्लाई करने के लिए, हम उस तरह उसको जो डाइजेस्ट कर सके वो कंटेंट लेके आए। एग्जैक्टली इसी तरह अब स्कूलों में क्या होता है कि हम बच्चे से वर्ड्स मीनिंग पूछ रहे हैं इंग्लिश की क्लास में, और वो है कि समवन हु एनालाइजेस ब्लड सैंपल इज अ डिश। This is purely a topic from biology, a topic from science. So asking this in an English class is completely unethical, because this is completely irrelevant for them. For a student who is arts का student है और वो वहाँ पे बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और आप उनसे ये पूछ रहे हैं, तो ये तो completely unethical है। Similarly, killer whales are fish that live in the sea. So level पे देखता है कि आपने killer whales के बारे में उनको पहले पढ़ाया है तो तब पूछें। अगर killer whales के बारे में बच्चों को आइडिया ही नहीं है तो we will not ask। आप इसी तरह जैसे रूलर कोई कॉन्टेक्स्ट का बच्चा है जिसको पिज्जा किसे कहते हैं उसको भी आइडिया नहीं है, एंड वी आर आस्किंग स्टूडेंट क्वेश्चन की विच पिज्जा टॉपिंग डू यू लाइक द बेस्ट एंड व्हाई। सो या इसी तरह जो मैकडोनल्ड्स है, KFC है, जो रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो वो लॉस्ट होता है कि व्हाट इज KFC, ये भला क्या है मैकडोनल्ड्स, कि उनके बर्गर के बारे में पूछा जा रहा है। क्लूज हम नहीं देते हैं। कोशिश होती है कि फॉर एग्जांपल कि अमूमन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादातर ये होता है कि जिसमें ऑप्शंस जो होते हैं, सवाल के ऑप्शन, जिसमें हम एक का लेंथ ज्यादा दे दिया, एक का छोटा दे दिया, तो उस तरह एक क्लू हो जाता है कि जिसका सबसे छोटा या जिसका थोड़ा सा बड़ा लेंथ है ये आंसर हो सकता है। अब इसी तरह डिस्ट्रैक्टर्स में अगर नंबर्स में देते हैं तो एक 2 डिजिट में, एक 3 डिजिट में, फिर एक 2 डिजिट में, तो बीच में जैसे 0.8, 0.19, 0.7 है, तो इसमें जो ज्यादातर अगर ये गलत भी है तो चूंकि एक क्लू है कि बाकी सारे 1 डिजिट वाले हैं पॉइंट के बाद, ये 2 डिजिट वाला है पॉइंट के बाद, तो इसका ये आंसर सही होता है। इसी तरह ग्रामेटिकल क्लूज होते हैं जिसमें ऑप्शंस में और एंड का ना कि देते हैं कि एंड का अगर कोई रिस्पॉन्स है, ऑप्शन है, तो बच्चा जाके ऊपर कनेक्ट करता है, और इस तरह के ग्रामेटिकल क्यूज देते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल पीछे भी डिस्कस किया था, अब यहाँ पे मैं इसलिए लेके आई हूँ कि इस क्वेश्चन में एक क्लू भी है, इस क्वेश्चन में उनको एक आंसर भी है स्टूडेंट्स के लिए कि डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर ऑन हेल्थ टू अवॉइड डेवास्टेटिंग हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ प्रोट्रैक्टेड इमरजेंसीज।
तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ आंसर है, एक पॉइंट है जिसको लेके बच्चा डिस्कस कर सकते हैं। गिवन की बच्चे को वो ये जो इनके जो टर्म्स हैं वो सारी उनको आती हैं, उनकी मीनिंग क्या है, प्रोट्रैक्टेड इमरजेंसीज क्या होती हैं, अगर उनको ये आती हैं, उनको पता है, तो फिर वो इनको वो इसमें से क्लू लेके एक रिस्पॉन्स लेके वो जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके पीछे एक बीच में क्वेश्चन भी आया था कि हम डबल बैरल क्वेश्चंस को या डबल बैरल आइटम्स को किस तरह हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं। मैं खामोश रही थी बीच में इसलिए क्योंकि ये मेरे आज के डिस्कशन का पार्ट था। तो डबल बैरल क्या होता है कि पुराने जमाने में एक जो हथियार होता था ना, जिसके डबल बैरल का होता था, जिसमें से दोनों एंड से, दोनों साइड से बुलेट्स निकलती थी, लेकिन वो अनसर्टेनिटी होती है कि कहाँ से वो बुलेट निकले। तो डबल बैरल या इसको डबल डायरेक्टेड, वो जो क्वेश्चन है इनको डबल डायरेक्टेड पे कहते हैं, वो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। मसलन अगर हम कहें कि आई लाइक टू ट्रेवल इन सखर एक्सप्रेस एटलीस्ट 3 times in a week or एटलीस्ट 3 times, so yes or no? So there are 2 things, 2 or more than 2 things। हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिसएग्री करता है कि स्टेटमेंट से, कि किस पार्ट से डिसएग्री करें, कि डज द पर्सन dislike traveling in Sakhar Express at all, or does the person not like to travel at all, not travel at all? Secondly ये है कि तीसरा एक और इस से क्वेश्चन बनता है कि मे बी वो सिर्फ हफ्ते में एक दफा सखर एक्सप्रेस में ट्रेवल करता हो। तो इस तरह के जो डबल बैरल के जो क्वेश्चंस है ना, एक ही सवाल होता है, आइडियाज 2 होती हैं, और समटाइम जैसे यहाँ पे तीसरा आइडिया भी है, 3 आइडियाज होते हैं, लेकिन बच्चे ये होता है ना कि वो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे होती है, एक तो टीचर के एंड से भी कि वो बच्चे से पूछ क्या रहा है, और बच्चे के एंड से भी कि जो इसमें से किस पार्ट को वो रिस्पॉन्ड करें। रिस्क का जैसे ये है कि या तो आप कहें कि आई ट्रैवल इन सखर एक्सप्रेस, यस और नो, एंड आई लाइक ट्रैवलिंग इन सखर एक्सप्रेस। इसको मोर सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कल्चरली फिट इन कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट नेम्स एग्जाम्पल्स हम कहें कि यहाँ पे जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नाउन्स यूज करें, जैसे इंग्लिश नेम्स है, किम है, जॉन है, इस तरह के जो नाम है, अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, तो कोशिश होगी कि हम वो नाम इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है। अब इसी तरह फिर जैसे जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ऑफ कोर्स में यहाँ पे कुछ बहुत ही सोशली अनवांटेड जो वर्ड्स है या जो इमेजेस है, उस तरह का जो इस्तेमाल है वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा। नाउ द थिंग इज कि प्लानिंग क्वेश्चन, ये सारी एक जो टिप्स थी कि इसमें हम एक क्वेश्चन को किस तरह के क्वेश्चन को हम एक बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये है कि प्लानिंग क्वेश्चन, जब ये सवाल जब बनाना हो तो सबसे पहले जब कोई हम टेस्ट बेसिकली डिजाइन करते हैं तो उसके पहले हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि टेस्ट का जो पर्पस है वो क्या है। हमने मंथली टेस्ट लेना है या हमने जो लेसन के आखिर में टेस्ट लेना है, या फिर देयर आर इंटरनेट इश्यूज, एंड या फिर हमने ना वो पर्पस क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन है, ईयरली एग्जाम्स हमने लेना है। तो ये सारा हमारा पर्पस पे डिपेंड करता है टेस्ट पे। सबसे पहले सवाल बनाने से पहले टेस्ट का पर्पस ये देखना चाहिए। दूसरा ये है कि फिर ताकि उसके बेसिस पे हम मार्क्स एलोकेट करते हैं, 100 नंबर का देना है, 10 नंबर का देना है या 50 नंबर का देना है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई एक साल में कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स थे जो बच्चों को हमने समझाया है, ओवर द 1 ईयर हमने उनको पढ़ाया है, या अगर किसी लेसन के आखिर में टेस्ट ले रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उस लेसन में उस दौरान कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो एड्रेस हो चुके हैं। उन लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, हम पर्पस देखते हैं,
फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस हमने बच्चों से पूछने हैं, कितने नंबर के पूछने हैं, कितने लेंथी पूछने हैं, कितने ज्यादा पूछने हैं। क्योंकि ये तो पर्पस इसलिए जरूरी है कि जब हम एंड ऑफ द ईयरली एग्जामिनेशन ईयरली एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अमूमन बच्चों के पास जैसे कंसीडरेबल टाइम होता है 3 घंटे का, और उसमें पूरा सिलेबस उन्होंने कवर करना है एग्जाम्स में। या फिर मंथली टेस्ट की हम बात करते हैं तो उनके पास भी जैसे हाफ एन आवर का हम टाइम देते हैं या 1 घंटे का कोई पेपर बनाते हैं, तो टाइम कंसीडर करते हैं, ये सारा कंटेंट कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ पर्पस में आता है डिफाइन करते हुए। एंड देन व्हाट वी डू इज नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर कंटेंट हम देखते हैं कि किस कंटेंट से हमने पूछना है। सब हमने तो जैसे पूरा हमने बुक पढ़ाया है बच्चे को, हमने बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स पढ़ाए हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट एज अ टीचर, इम्पोर्टेंट एज अ सवाल बनाने वाला, इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि जो बच्चे के लिए फ्यूचर में आगे जाके काम आ सके, अप्लाई कर सके, वो उस इम्पोर्टेंट कंटेंट को हम लेते हैं और उस पे से फिर सवाल बना लेते हैं, ताकि वो बच्चा उस इम्पोर्टेंट कंटेंट को समझे, ना कि ट्रिवियल जो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है उसी में लगा रहे। जैसे एक एग्जांपल जो पीछे अभी मैंने डिस्कस किया था उसमें कि बच्चों से हम वर्बेटम लेते हैं कि एक कोट ले लिया, उनसे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो वो कुछ काफी गैर जरूरी इस तरह के सवालात जो होते हैं ना, ट्रिवियल क्वेश्चंस, ट्रिवियल कंटेंट को लेके हम बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करवाएं। अब इसी तरह फिर जो एज अ टीचर या क्वेश्चन मेकर द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी सवाल बनाए उस सवाल के जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, ताकि जब मार्किंग की बात आ जाए, टेस्ट को चेक करने की बात आ जाए, तो वहां पे इजी हो जाए, टीचर के लिए भी कन्वीनियंट हो जाए और मार्क करने में, प्लस टीचर के लिए भी इजी रहेगा कि जब वो आंसर्स लिखने बैठ जाएगा ना उसके खुद से सवालों के, तो वो पता चलेगा कि टीचर ने सवाल किस तरह का डिजाइन किया है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज, स्कूलों में हम क्या करते हैं कि हमें ये जरूरी है कि एक पेपर जब बनाता है तो अपने जो पीयर है, अपना जो कलीग है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश को दिखाए, उर्दू का टीचर उर्दू को, साइंस के टीचर्स को अपने पीयर्स के साथ अपने टीचर्स के साथ मिल के उनको दिखा दें कि मैंने इस तरह का टेस्ट पेपर बनाया है, ये क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखें आपको क्या ये फिजिबल लगते हैं, क्या आपको ये डूएबल लगते हैं, इसमें आपको क्या गलतियां नजर आती हैं। अमूमन इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, वैलिडिटी। इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं वैलिडिटी। ये एक स्कूल में बैठ के हम लोग आपस में जो टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, इसको एज अ टीम वर्क उन क्वेश्चंस की वैलिडिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या समटाइम्स हम क्या करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे सवालात अच्छे बने, तो जैसे हमने सवालात बनाए और चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि इनके जवाबात लिखें, या हम बच्चों से कहते हैं कि आपको ये सवाल पढ़ के समझ क्या आया। ये वो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो एक क्वेश्चन पेपर की वैलिडेशन का हिस्सा है, जो नॉर्मली नहीं करते हैं। जितनी मेरी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से करते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो टाइम के कंसर्न्स आते हैं या डिफरेंट रीजंस देते हैं, उसके बेसिस पे ये डिस्कस नहीं की जाती हैं टीचर्स के साथ, कलीग्स के साथ, और वो उसी तरह जाती हैं विद द एरर्स। द सेकंड द लास्ट थिंग इन प्लानिंग के दौरान कि वंस, जैसे मैं साइंस की टीचर हूँ, मैंने एक पेपर बनाया, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे उस साइंस के पेपर को मैं अपने स्कूल में इंग्लिश की टीचर को दिखा दूँ आखिर में जाके, ताकि उसमें जो ग्रामर के जो एरर्स हैं, ग्रामर की जो गलतियां हैं, वो इंग्लिश की टीचर आखिर में जाके रेक्टिफाई करे, उसको फाइंड आउट करे और उसको ग्रामर उसका ठीक करे। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ग्रामर ठीक करे, उस सवाल की मीनिंग चेंज ना करें। इसलिए जरूरी है कि फिर साइंस का टीचर भी और इंग्लिश का टीचर भी मिलके दोनों बैठ के उस सवाल को आखिर में जाके और फिर पेपर एज अ होल को
एज अ होल उसको बेहतर बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को। एक जो तरीका है समटाइम्स मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करती हूँ कि एक सवाल लिखना है तो एक जरा एक बेहतर सवाल कैसे लिखा जा सकता है। एक कहते हैं क्वेश्चन स्टेम, और फिर व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू नो। दोनों मिलते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं तो उससे जो एक स्टेटमेंट बनता है ये काफी बेहतर सवाल बनता है। मसलन हाउ वुड यू इम्प्रूव, सो दिस इज द स्टेम बेसिकली, जो स्टेटमेंट होता है, जो क्वेश्चन की जो बिगनिंग होती है वो हाउ वुड यू इम्प्रूव। एंड देन हम क्या चाहते हैं बच्चे से कि बेसिकली डाइटरी प्लान टू वेट लॉस में हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम उनका जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में हम नॉलेज, उनके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन स्टेम प्लस जो हम स्टूडेंट्स की लर्निंग चाहते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो एक सवाल बनता है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल किए हैं कि हाउ वुड यू कैटेगराइज अ वायरस। Similarly, sorry, there is something appeared on my screen. So yeah, मुझे ये okay, this is better for now. What can we infer from the two nation theory? बच्चों से हम ये सवाल पूछें कि टू नेशन थ्योरी क्या है ना। तो टू नेशन थ्योरी से इन्फरेंसेस क्या बनाती हैं, किसी ने टर्म भी यूज किया था कि इन्फरेंशियल क्वेश्चंस क्या होती हैं उसमें पहले कि इन्फरेंसेस वो इन्फर कर सके आउट ऑफ दैट कंटेंट, आउट ऑफ द एक स्टेटमेंट, उससे क्या मीनिंग मेकिंग की जाती है। हम स्टूडेंट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गेन किया है उसको प्रोसेस कर सकें और प्रोसेस के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वुड यू समराइज द स्टोरी। कोई से भी आप जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल दिया था पीछे कि उसमें से भी एक क्वेश्चन लगा सकते हैं कि हाउ वुड यू समराइज द स्टोरी, या कोई टेक्स्ट आपने दिया है, या जैसे कि द रोल ऑफ मिनिस्टर्स इन डेमोक्रेसी। So what was the moment from the story that had greatest impact on you? What conclusions can you draw from the discussions or dialogues? Similarly, what would you predict from इम्तियाज फ्यूचर इन द स्टोरी। जैसे हमने उनको बच्चों को एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, स्टोरी दे दिया और उनके मुख्तलिफ सवालात बनाए, तो उनको जैसे बीच में आप लोग जो टर्म यूज करते हैं ना कि यूज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा जो आप कहना कि एनालाइज कर सकें, सोच सकें और वो इन्फरेंसेस बना सकें या कुछ क्रिएट कर सकें, तो प्रिडिक्ट कर सके। इस तरह की जो हायर लेवल जो थिंकिंग है इस तरफ बच्चे को ले जाने के लिए हम इस तरह के सवालात करते हैं कि एक स्टोरी जो आपने कंटेंट आपने उनको स्टोरी दे दिया तो उससे वो फिर वो जैसे प्रिडिक्ट क्या करते, वो स्टोरीज लेट्स से द स्टोरीज अबाउट इम्तियाज है ना, और उसने कोई वो सर्टन वहां पे स्टोरी चली होगी एंड देन यू आर बीइंग आस्क्ड कि हम इम्तियाज की जो फ्यूचर के बारे में फिर आगे उसके क्या होगा उसके साथ, ठीक है, या वो क्या सोचेगा अपने फ्यूचर के बारे में। हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज योर वर्क। सिमिलरली हाउ वेल योर okay, how would you improve your dietary your immune system to fight against the coronavirus कि same इसी तरह how could you improve or disprove the stomata there are inside the leaf. What evidences supports the Big Bang Theory। जो Big Bang Theory की definitions हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते आते हैं, तो लेकिन इसमें यह है कि हम ये देखें कि कौन से evidences है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन जो उन्होंने नॉलेज जो उन्होंने गेन किया है उसको वो जी जो आप कह रहे हैं ना कि स्टेम जो उसमें डिफरेंट इमेजेस होंगे गुड स्टेम्स के अंदर या उसमें कंक्लूड जो और आप जो आप यूज कर रहे हैं, ओके कम ऑन,
इमेजेस होंगी, केसेस होंगी, न्यूज होंगी, डायग्राम होंगी। तो बेसिकली ज़ियाउर रहमान साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ इसको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। इससे भी पहले एक चीज होती है जो बैकग्राउंड छोटी सी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं पिक्चर के थ्रू, रीडिंग पैसेज के थ्रू, न्यूज के थ्रू, तो इनको हम स्टिमुलस देते हैं। और ये जो स्टिमुलस ज्यादातर पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। द कंक्लूजन इज एक घंटे की वेबिनार से मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप एक असेसमेंट के एक्सपर्ट्स बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये एक थोड़ा सा इनपुट था और इससे हेल्प लेके आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है कुछ अच्छे बेहतर सवालात बनाने के, वो आप बेहतर कुछ सवालात बनाने में हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर न हो तब तक हम सवालात इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। एक टेक अवे में मैंने दिया है ब्लूम्स वर्ब। चूंकि मैंने बीच में ब्लूम्स का मैंने डिस्कस नहीं किया इसलिए कि मेरी कोशिश थी कि मैं इन जॉर्गन्स और इन चीजों में हम ना उलझे, इनमें उलझने की बजाय हम वो चीज समझे जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे इसको देना जरूरी था ब्लूम्स वर्ब व्हील को, क्योंकि एज अ टीचर ये हमें बहुत हेल्प देता है। लेट मी open it from here. ब्लूम्स व्हील, इसका ये एज अ टीचर, एज अ टेस्ट डेवलपर हमें ये फायदा होता है कि इसमें देखें कि उस जो डिफरेंट लेवल है प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग है स्टूडेंट्स की, फ्रॉम रिमेम्बरिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड क्रिएट। इसमें ये फायदा है कि सेकंड स्टेज पे, जब फर्स्ट उसमें उसने लेवल को बताया हुआ है, सेकंड उसको उसने बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस हम उससे पूछ सकते हैं, किस तरह के वर्ब्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस लेवल को असेस करने के लिए, और तीसरे लेयर में बताया है कि हम किस तरह के सवालात के टाइप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अंडरस्टैंडिंग का उन्होंने बताया है कि साइट करें, क्लासिफाई करें, लिस्ट करें, रिकॉल के या सेलेक्ट नाउन्स फ्रॉम द पैराग्राफ, ये करें। और उसके लिए हम उनको क्या दे दें, एक स्टोरी दे दें। आखिर उसमें देखिएगा उसमें स्टोरी लिखा हुआ, हम उनको एक स्टोरी दे दें और स्टोरी में से आइडेंटिफाई करें। तो ये एक हमारी है ना कि हमारी लाइफ इजी हो जाती है इस ब्लूम्स के थ्रू। तो इसको इस पे, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे पूरा हम सेशन नेक्स्ट उसमें मैं करूंगी इंशाल्लाह, तो उस पे फिर ये डिटेल में ये चीजें डिस्कस होंगी। ओके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी, लेट मी स्टॉप हियर नाउ। That's end from my side. If you have any questions, you can write or ask me. And two things. The second thing is यूसुफ फीडबैक फॉर्म लिंक भेज रहे हैं, आप इनको भी साथ के साथ फिल करें। शुमाइला रफीक आपने पूछा है कि प्लीज डिफाइन डबल बैरल्ड वंस अगेन। शुमाइला, डबल बैरल का जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ही सवाल है, एक ही सवाल में दो आइडियाज पूछे हैं, दो आइडियाज में बच्चा इसमें वो श्योरिटी उसको इस तरफ वो नहीं होता है कि किस सवाल का जवाब दे दें। दो आइडियाज हैं, जैसे किसी कार की बात हो रही है, कार के चलने की बात हो रही है, उसकी स्पीड की चलने की बात हो रही है, तो द कार इज सेफर एंड फास्टर, द कार इज सेफर एंड फास्टर। तो इज द कार सेफर एंड फास्टर? सो अब इसमें बच्चा सेफ की तरफ जाएगा या फास्ट कैरेक्टर की तरफ जाएगा? तो इसमें इस सवाल में इस स्टेटमेंट में दो हैं, faster or safer. So we need to ask one idea, one content at a time. So that is basically सादा अल्फाज में double barreled questions. You can unmute yourself and ask questions. Thank you, Han. Ma'am,
एक टॉपिक में से कितने सवाल बनाने चाहिए तकरीबन? ओके, बीच में आपने पूछा था कि सवाल मैंने चैट में पढ़ा था, एक टॉपिक में से ये मैं कहा था कि बीच में रिस्पॉन्ड किया था कि डिपेंड करता है कि आपने उस सवाल का जो कंटेंट है उसको आपने कितना वेटेज दिया हुआ है। कुछ कंटेंट को वो ज्यादा टाइम चाहिए होता है तो उसमें हम ज्यादा टाइम देके उनको हम पढ़ाते हैं, तो उस कंटेंट को ज्यादा सवाल देने की या ज्यादा नंबर वाले सवाल देने की जरूरत होती है। द सेकंड थिंग इज कि हाँ, सिर्फ ये इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे रुक नहीं जाता है, इसके पीछे पूरा टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाना या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना। में अगला जो वेबिनार होगा नेक्स्ट वेबिनार होगा वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे होगा, तो आई वुड अप्रिशिएट आप उसको करेंगे तो आपको पूरी चीज डिटेल में समझ आ जाएगी।